हम लोग आज फिर ओरछा में हैं और हमारा सौभाग्य कि देवांशु भाई साहब हमारे साथ एक बार फिर उपस्थित हैं। इन्होंने समय दिया अपना। ओरछा के वन प्रांतर में हम लोग हैं और अगर ओरछा में हैं वहाँ पर कोई चर्चा कर रहे हैं, भगवान राम की चर्चा ना हो तो फिर उस चर्चा का कोई सार नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ कहा जाता है कि अवध की रानी ने बनाए बनवासी राम, लेकिन ओरछा की रानी ने राम राजा बनाया है। भगवान राम का जन्म भले ही अवध में हुआ हो, लेकिन ओरछा ने भगवान राम को राम राजा सरकार बनाया। यहाँ पर राम राजा सरकार के रूप में प्रभु राम प्रतिष्ठित हैं। चूँकि हम वन में हैं, जंगल में हैं, शांति का वातावरण है और मुझे लगता है कि महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना की होगी तो उन्होंने भी किसी वन प्रांतर में बैठकर शांति के स्थल पर रामायण जैसा महान काव्य रचा होगा। रामायण की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर देवांशु भाई साहब ने भी किताब लिखी है जिसका नाम है कोदंड राम कथा। तो उसी के विषय में कुछ भाई साहब से चर्चा करेंगे। जी भाई साहब, आपने जो किताब लिखी है कोदंड राम कथा, तो उसके विषय में हमें थोड़ा आप अवगत कराएं। मूलतः वह वाल्मीकि रामायण का भावानुवाद आप कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण का एक संक्षिप्त संस्करण जब मैंने पढ़ा तब मेरे मन में यह विचार आया कि मुझे अपने स्तर पर इस पर काम करना चाहिए और मैंने राम कथा को सरल सुग्राह्य भाषा में लिखने का प्रयास किया है। एक संक्षिप्त राम कथा है जो कि भगवान राम को विश्वामित्र के द्वारा मांगे जाने से शुरू होती है वह कथा और रावण वध के साथ अयोध्या वापसी के साथ समाप्त हो जाती है। और उसमें रामायण जैसे विशाल महाकाव्य के बहुत सारे पक्ष, बहुत सारे पहलुओं को छोड़ा गया है जानबूझ करके। मूलतः यही ध्येय था कि राम कथा का जो मूल भाव है, भगवान राम का जो सुंदर चरित्र है, जो उनका विराट रूप है, जो उनका पौरुष है, जो उनका प्रेम, जो उनकी करुणा, जो आम जन मात्र के प्रति जो उनके हृदय में जो एक सहजता है, पत्नी के प्रति जो कर्तव्य भावना है, जो भाइयों के प्रति है, जो प्रजा के प्रति है, वह सब को मैं छू भर सकूं और मैंने अपने स्तर पर उसे लिखने का प्रयास किया है। तो मेरा यह सौभाग्य कहना चाहिए कि मैं उसमें मतलब लोगों ने उसे पढ़ा और मुझे प्रेम और आशीष दिया है। अच्छा, चूँकि वाल्मीकि ने भाई साहब श्लोक की भाषा में वर्णन किया उसका, हमारे बुंदेलखंड के बाबा तुलसी ने उसको लोक भाषा में उतारा। मेरे दादाजी प्रवचन करते थे तो उनका कहना था कि रामचरितमानस व्यवहार का ग्रंथ है। वो कहा करते थे जैसे कोई बस है, कार है जी, उसमें अगर ब्रेक लगा तो एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा। जी, मतलब एक संबंधों का प्रबंध, संबंधों के अनुबंध में उनका प्रबंध कैसे हो, यह हमें रामचरितमानस सिखाता है। एक प्रसंग आता है कि एक बार अकबर ने रहीम से पूछा कि रहीम, हमने सुना है कि कविता किसकी अच्छी है, तो रहीम बोले कि कविता मेरी अच्छी है। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि गोस्वामी तुलसीदास की कविता बहुत सुंदर है। तो रहीम का जो उत्तर था वो बहुत शानदार था। रहीम ने कहा कि महाराज वो कविता नहीं है, वो सिद्ध मंत्र है। अगर उन मंत्रों को दैनिक जीवन में उतारा जाए तो दैनिक जीवन बहुत सुखी हो सकता है। मतलब इस भूमिका का तात्पर्य भाई साहब हमारा ये था कि आज जो समाज में विकृति आ रही है, जिस तरह की घटनाएं, वैसे इन घटनाओं पर चर्चा करने में बड़ा संकोच होता है, लेकिन चूंकि घट रही हैं घटनाएं तो उन पर चर्चा करना आवश्यक है। किसी की ड्रम में लाश मिलती है, किसी को जहर से मारा जाता है। तो इन घटनाओं के पीछे आप कारण क्या देखते हैं? क्या हम अपने मूल इन धार्मिक ग्रंथों से हट गए हैं, इसलिए क्या ऐसी विकृति आ रही है समाज में? हाँ, उसका एक बहुत बड़ा कारण तो यह है कि हम परंपराच्युत हो गए हैं। परंपरा के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, आधुनिकता का समावेश होते रहना चाहिए। परंपरा के साथ जुड़े रहने का अर्थ यह नहीं होता कि हम रूढ़िवादी हो जाएं। हम अनुशीलन करें, पीछे जा कर के देखें, विचारें कि कौन सी व्यवस्था में हम आगे अच्छा कर सकते हैं, हमारा जीवन कैसे सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण हो सकता है, कैसे वह उदात्त हो सकता है, कैसे वह सुंदर हो सकता है।
उसके लिए हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए निश्चय ही, उनसे हम बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। और रामायण तो एक ऐसी कथा है जिससे जीवन कैसे आदर्श हो सकता है, यह सीखने के लिए उससे अच्छा ग्रंथ संभवतः कोई है ही नहीं, जिसमें भाई का भाई से कैसा प्रेम होना चाहिए, पति से पत्नी का कैसा संबंध होना चाहिए, पिता से पुत्र का कैसा होना चाहिए, राजा का प्रजा से कैसा होना चाहिए, राजा का जनमात्र के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, राजा का जो जंगल में रहने वाले प्राणी हैं उनके साथ कैसा आचरण होना चाहिए, समावेशी पूरा सब कुछ है उसमें। और सब कुछ इतना उत्कृष्ट, इतना उच्च और इतना सुंदर है कि उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब तक रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों के साथ हम जुड़े रहे, भारतीय परंपरा में अपना जीवन चलाते रहे, उसे आगे बढ़ाते रहे, तब तक नैतिक मूल्यों का इतना क्षरण नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक हुए और हमने सोचा कि इन सबको पढ़ना अब आवश्यक नहीं जड़ों है, से कट गए बाप। हाँ, तब हम आधुनिक तो हुए यह सोच करके कि हम अंग्रेज़ हो जाएंगे, लेकिन हम अंग्रेज़ भी नहीं हो पाए, हम बीच में रह गए, हमारी संवेदनशीलता नष्ट हो गई और हमने धीरे धीरे एक राक्षसी वृत्ति को जो है अपने ऊपर हावी कर लिया। इसीलिए बहुत हद तक समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मतलब वही बात है कि जो शायरी में कहते हैं कि हम मोहतरम हो गए किरदार बेचकर। रामचरितमानस का जितना पारायण हमने किया, तो मुझे तो भाई साहब ऐसा समझ में आया कि रामचरितमानस पूरा समाजशास्त्र है। रामचरितमानस में जो मनोविज्ञान है, चाहे आपकी सिगमंड फ्रायड हो चाहे कोई हो, आधुनिक सारा मनोविज्ञान रामचरितमानस के आगे फेल है। रामचरितमानस में जो समाजशास्त्रीय दृष्टि है संबंधों के प्रति, राजनीति का जो दर्शन है उसमें, मतलब सारा कुछ एक आदर्श जीवन के लिए जो कर्तव्य होने चाहिए, किन परिस्थितियों में क्या आपकी आवश्यकता है, आपको क्या करना चाहिए, वह सब रामचरितमानस में मेरे ख्याल से है। अंत में मैं तो यही कहना चाहूँगा, पश्चिम की बहुत बात हुई तो पश्चिम का एक दार्शनिक हुआ नीत्शे, फ्रेडरिक नीत्शे जी। नीत्शे का एक कथन है कि जो वृक्ष अपनी शाखाओं को आसमान तक ले जाना चाहते हैं, उन्हें अपनी जड़ों को पाताल तक भेजना पड़ता है। और मेरा मानना है कि हमारी जड़ें तो निश्चित रूप से पाताल तक हैं, लेकिन हम साजिशन पश्चिम की जो हवा चल रही है उसकी देखा देखी में, नकल में, आधुनिक बनने की दौड़ में अपनी जड़ों से कहीं ना कहीं कट रहे हैं। और जब हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं तो विकृति आना स्वाभाविक है, क्योंकि मूल से जब कट जाता है कोई भी पौधा तो फूल आना असंभव हो जाता है। इसलिए अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। आप कितने भी आधुनिक हों, लेकिन अपने धार्मिक ग्रंथों, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने समय दिया अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत आभार, धन्यवाद।